दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा गांव सान लारेंजो सन 1984। यह गांव चारों तरफ से घने जंगलों और खेतों से घिरा हुआ था। दिन में यह जगह बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था पूरा इलाका एक अजीब खामोशी में डूब जाता था। गांव के लोग हमेशा कहते थे, रात को खेतों के पास मत जाना क्योंकि वहाँ कोई और भी रहता है। लेकिन शहर से आए लोग इन बातों को सिर्फ गांव वालों का अंधविश्वास समझते थे। ऐसा ही एक लड़का था डिएगो 17 साल का था और गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने चाचा मार्को के घर आया हुआ था। उसके चाचा का घर गांव के किनारे पर था और घर के पीछे बहुत बड़ा खेत और एक पुराना पशु बाड़ा था जहां कई गायें और घोड़े रखे जाते थे। पहले दिन डिएगो को गांव बहुत अजीब सा लगा। सूरज ढलते ही लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते थे, दुकानें बंद हो जाती थी और सड़कें पूरी तरह खाली हो जाती थी। उस रात डिनर करते समय डिएगो ने सोचा कि चाचा से पूछा जाए। उन्होंने अपने चाचा से पूछा, चाचा जी, यहाँ रात होते ही सब लोग ऐसे गायब क्यों हो जाते हैं? मार्को कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, क्योंकि यहाँ रात को बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। डिएगो हंस पड़ा। क्यों? क्या यहाँ भूत घूमते हैं? मार्को उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज़ में बोले, अगर तुमने कभी रात में सीटी की आवाज़ सुनी तो कभी भी उसकी तरफ मत जाना। डिएगो को यह सब मजाक जैसा लगा। उसने सोचा गांव वाले शायद बच्चों को डराने के लिए ऐसी कहानियां बनाते होंगे। उस रात तेज हवा चल रही थी, आसमान में बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। डिएगो अपने कमरे में लेटा हुआ छत को देख रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक गायों के जोर जोर से रंभाने की आवाज़ें आने लगी। डिएगो तुरंत उठकर खिड़की तक गया। उसने देखा कि पिछले वाले बाड़े में खड़ी गायें बुरी तरह घबरा रही थी। कुछ गायें बाड़े से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। डिएगो ने सोचा शायद तूफान आने वाला है, इसलिए जानवर डर गए होंगे। वह टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। जैसे ही वह खेत की तरफ बढ़ा, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराने लगी। आसमान अब पूरी तरह काले बादलों से ढक चुका था। डिएगो धीरे धीरे बाड़े के पास पहुंचा। वहां का माहौल बहुत अजीब था। सभी गायें एक ही दिशा में घूर रही थी, जैसे उन्हें कुछ दिख रहा हो। डिएगो ने सोचा टॉर्च उस दिशा में घुमाई जाए, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। शायद कोई जंगली जानवर होगा, उसने सोचा। वह गायों को वापस बाड़े के अंदर लाने लगा, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही गंदी बदबू महसूस हुई। ऐसी बदबू जैसे कोई सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। डिएगो ने नाक पकड़ ली। ये बदबू कहाँ से आ रही है? वह टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, बदबू और तेज होती जा रही थी। फिर अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी ज़मीन पर पड़ी और उसने देखा उसका खून जम गया। ज़मीन पर किसी जानवर का आधा कंकाल पड़ा था। उसके आसपास ताज़ा खून फैला हुआ था और कुछ मांस अभी भी हड्डियों से लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उसे नोच कर खाया हो। डिएगो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये किसने किया? वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी अचानक दूर जंगल की तरफ से एक बहुत ही अजीब सीटी की आवाज़ सुनाई दी। वो सीटी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उनकी धुन बहुत अजीब थी, पहले बहुत धीमी, फिर अचानक बहुत तेज। डिएगो के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे अचानक अपने चाचा की बात याद आ गई, अगर रात में सीटी की आवाज़ सुनो तो कभी उसकी तरफ मत जाना। डिएगो तेजी से घर की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि सीटी की आवाज़ अब बिल्कुल उसके पास से आ रही थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ एक हवा चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। डिएगो ने राहत की सांस ली। शायद मेरा भ्रम था। लेकिन तभी उसने ज़मीन पर कुछ अजीब देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी में एक बहुत लंबी परछाई दिख रही थी, लेकिन वह परछाई किसी की नहीं थी। वह परछाई इतनी लंबी की थी, वह ज़मीन से शुरू होकर पेड़ों तक जा रही थी। डिएगो धीरे धीरे ऊपर देखने लगा और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी सांसें थम गई। उसके सामने अंधेरे में एक बहुत ही लंबा कंकाल जैसा आदमी खड़ा था। उसकी ऊंचाई कम से कम 18 से 19 फीट रही होगी। उसने सिर पर एक पुरानी घास की टोपी पहनी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल कंकाल जैसा था और उसके कंधे पर हड्डियों से भरी एक बोरी लटक रही थी। बोरी से खून टपक रहा था। उस अजीब आदमी ने धीरे धीरे सिर झुकाया और फिर वही डरावनी सीटी बजाई। डिएगो का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि उसके सामने खड़ा वो कोई इंसान नहीं था, वह था एक सिलबोन। और कहते हैं अगर एक सिलबोन की सीटी पास से सुनाई देती है तो समझ लो कि वह अभी दूर है, लेकिन अगर सीटी बहुत दूर से सुनाई देती है तो इसका मतलब वह तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ा है। डिएगो अभी यह सोच ही रहा था कि अचानक एक सिलबोन ने अपनी बोरी में हाथ डाला और एक लंबी हड्डी निकाल ली। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हारी हड्डियां मेरी बोरी में अच्छी लगेंगी। डिएगो का दिल जैसे रुक गया
और अगले ही पल वह पूरी ताकत से खेतों की तरफ भागने पड़ा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक सिलवन जमीन पर नहीं चलता, वह पेड़ों के ऊपर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हैं, अपने शिकार का पीछा करते हैं। और आज उसका शिकार था डिएगो। भागते हुए डिएगो को अचानक अपने पीछे टहनियाँ टूटने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह डरते डरते पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई। पेड़ों के ऊपर अंधेरे में एक सिलबोन उसके साथ साथ दौड़ रहा था और उसकी बोरी में रखी हड्डियां एक दूसरे से टकराकर एक भयानक आवाज़ कर रही थी। डिएगो समझ चुका था कि आज की रात शायद उसकी आखिरी रात होने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ ही नहीं था, क्योंकि एल सिलबोन सिर्फ इंसानों को नहीं मारता, वह उनके शरीर की एक एक हड्डी निकालकर अपनी बोरी में भर लेता है और अगर कोई एक बार उसकी नज़र में आ जाए तो उससे बचना लगभग मुश्किल हो जाता है। डिएगो पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। खेतों के बीचों बीच कई इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे और उनमें से कुछ के हाथ पैर अभी भी हिल रहे थे जैसे वे अभी अभी मरे हों। डिएगो समझ चुका था कि वह जिस जगह खड़ा है वह कोई खेत नहीं बल्कि एक सिलबोन का शिकार करने का मैदान है। और तभी उसके ठीक पीछे फिर से वही डरावनी सीटी गूंज उठी। अब एल सिलबोन उसके ठीक पीछे खड़ा था और उसके अगले शब्द सुनकर डिएगो की चीख निकल गई। अब तुम्हारी बारी है। अब डिएगो के सामने खेत में कई कंकाल पड़े थे और उसके ठीक पीछे खड़ा था एल सिलबोन। हवा अचानक बहुत तेजी से चलने लगी थी। डिएगो का शरीर डर से जड़ हो चुका था। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में बिजली की चमक के साथ एल सिलबोन का लंबा कंकाल जैसा शरीर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काली गहराई थी, जैसे वहाँ कोई अंतहीन अंधेरा हो। उसने अपनी बोरी से एक लंबी हड्डी निकाली और ज़मीन पर घसीटने लगा। वह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि डिएगो की सांस रुकने लगी। फिर एल सिलबोन ने वही डरावनी सीटी बजाई। इस बार वह सीटी इतनी पास थी कि डिएगो के कान सुन्न हो गए। एल सिलबोन ने धीरे से कहा, भागो। डिएगो को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रहा है। फिर वह फिर से बोला, भागो ताकि शिकार मजेदार हो। इतना सुनते ही डिएगो अचानक होश में आया और पूरी ताकत से खेतों की तरफ भागने लगा। पीछे से हड्डियों के टकराने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन तभी अजीब बात थी कि एल सिलबोन उनके पीछे जमीन पर नहीं दौड़ रहा था, वह पेड़ों के ऊपर से छलांग लगा रहा था, उसका पीछा कर रहा था। डिएगो ने ऊपर देखा। अंधेरों में पेड़ों की टहनियाँ हिल रही थी, हर छलांग के साथ पत्तों की आवाज़ें गूंज रही थी। डिएगो का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि वह बेहोश हो जाएगा। तभी अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वह जोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च दूर जाकर गिर गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। डिएगो घबराकर उठने लगा, लेकिन तभी उसके सामने ज़मीन पर कुछ चमका। वह बिजली की रोशनी थी और उस रोशनी में डिएगो ने देखा कि जिस चीज़ से वह टकराया था वह कोई पत्थर नहीं था, वह एक इंसान की खोपड़ी थी। डिएगो का गला सूख गया। उसने चारों तरफ देखा। अब उसे साफ दिखाई दे रहा था कि पूरे खेत में दर्जनों इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। कुछ कंकाल पूरे थे, कुछ अधूरे थे, जैसे किसी ने बुरी तरह उन्हें नोच नोच कर खाया हो। डिएगो घबराकर पीछे हटने लगा। तभी ऊपर से अचानक एक भारी चीज उसके सामने आकर गिरी, धड़ाम से। डिएगो ने कांपते हुए ऊपर देखा। एल सिलबोन उसके पास खड़ा हुआ था। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके शरीर में कई हिस्सों के मांस लटक रहे थे और उसकी बोरी से खून की बूंदें ज़मीन पर गिर रही थी। वह धीरे धीरे डिएगो की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ ज़मीन काँप रही थी। डिएगो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उनके पीछे जाने से कोई जगह नहीं है और न ही कोई मतलब। वह सीधे एक पेड़ से जा टकराया। अब वह पूरी तरह फंस चुका था। एल सिलबोन उनके सामने आकर रुक गया। उसने अपना लंबा हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथों की उंगलियां बहुत लंबी थी और नाखून किसी जानवरों के पंजों जैसे। उसने धीरे धीरे डिएगो की गर्दन पकड़ ली। डिएगो का दुम घुटने लगा। एल सिलबोन उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, मुझे नई हड्डियां पसंद है। डिएगो की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन तभी अचानक दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई। जैसे ही वह आवाज़ गूंजी, एल सिलबोन अचानक रुक गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। डिएगो ज़मीन पर गिर गया और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। एल सिलबोन ने सिर उठाकर जंगल की तरफ देखा। फिर उसने एक अजीब सी गुर्राहट की। ऐसा लग रहा था जैसे वह डर गया हो। डिएगो को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी अंधेरे में एक बड़ा कुत्ता दौड़ता हुआ बाहर आया। वह डिएगो के चाचा का कुत्ता लूको था।
लूको जोर जोर से भौंकते हुए एल सिल्बोन की तरफ दौड़ा और यह देखकर एल सिल्बोन अचानक पीछे हट गया। उसने एक भयानक चीख निकाली, फिर एक पल में वह अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। डिएगो जमीन पर बैठा कांप रहा था। लूको उसके पास आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे गुर्राने लगा। कुछ देर बाद दूर टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। डिएगो के चाचा मार्को और गांव के 2 लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। डिएगो, मार्को ने घबराकर उसे उठाया। तुम ठीक हो ना? डिएगो अभी कांप रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, वो यहाँ आया था। मार्को का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चारों तरफ देखा। जमीन पर बिखरी हड्डियां देखकर वह समझ गए कि क्या हुआ था। उन्होंने डिएगो को तुरंत घर ले जाने का फैसला किया। उस रात डिएगो को तेज बुखार हो गया। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वो वापस आएगा। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग मार्को के घर गए। उनमें से एक बहुत बूढ़ा आदमी था। उसका नाम था डॉन एस्तेबान। गाँव में लोग उसे एल सिल्बोन की कहानियों का जानकार मानते थे। डॉन एस्तेबान ने डिएगो की बात सुनी। फिर वह धीरे से बोला, तुम बहुत किस्मत वाले हो लड़के, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उनसे मिलकर जिंदा लौटे हैं। डिएगो ने कांपती आवाज़ में कहा, वो है क्या? कमरे में अचानक खामोशी छा गई। डॉन एस्तेबान ने गहरी सांस ली। आगे क्या हुआ दोस्तों, ये सब आप सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।